सुबह के 5 बजे कौवे उल्टा उड़ने लगे, कुत्ते रोने लगे। ये अंधविश्वास है या फिर सच? नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष रौतेला, एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल। हमको अक्सर ये लगता है कि हमारे फोन और ये एप्स हमें बचा लेंगे, पर क्या हो अगर नेटवर्क चला जाए? आज हम बात करेंगे भूकंप की, जो बताकर नहीं आता, बस हिलाकर चला जाता है। आप सबका स्वागत है रिस्क अवॉइडर एकेडमी में। भूकंप मतलब पृथ्वी का कांपना। पृथ्वी की सतह पर महसूस किए जाने वाले कंपनों को भूकंप कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, ये महाद्वीप के आकार की प्लेट्स में बटी हुई है, जैसे जिगसॉ पजल होती है, ठीक उस तरह। और हमारी ये जो प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे के सापेक्ष 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर की गति से मूव कर रही है। इस मूवमेंट के कारण पृथ्वी के अंदर एनर्जी जमा होती रहती है, और एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो भूकंप आता है। भूकंप में दो तरह की वेव्स जनरेट होती है। सबसे पहले पी या प्राइमरी वेव, ये तेज चलती है। इसकी गति 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये सॉलिड और लिक्विड दोनों मीडियम से गुजर सकती है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कंप्रेसिव वेव है। दूसरी एस या सेकेंडरी वेव, ये ट्रांसवर्स वेव है। ये केवल सॉलिड मीडियम से गुजर सकती है। इसकी गति पी वेव की अपेक्षा कम होती है। ये 4 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। तो पी वेव तेज चल रही है, एस वेव स्लो चल रही है, तो पृथ्वी की सतह पे सबसे पहले पी वेव पहुंचती है। परंतु यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पी वेव नुकसान नहीं करती है। भूकंप में नुकसान एस वेव के कारण होता है, और एस वेव पी वेव के सापेक्ष कुछ देरी से पहुंचती है। तो भूकंप की भविष्यवाणी का पूरा दारोमदार पी वेव को पहचानने में है। अगर हम पी वेव को पहचान लें, क्योंकि नुकसान करने वाली एस वेव इसके बाद आने वाली है, अगर हम पी वेव को पहचान लें तो हम भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं। कुछ जानवर पी वेव को महसूस कर सकते हैं, हालांकि हम मनुष्य पी वेव को महसूस नहीं कर सकते। और इसके आधार पे कुछ जानवरों के व्यवहार में भूकंप आने से पहले आक्रामकता या उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखा गया है, और उसके आधार पे विशेष रूप से चीन में कुछ भूकंपों की भविष्यवाणी की गई है। परंतु ऐसा हर बार नहीं हुआ है। तो जानवरों की भूकंप का पूर्वाभास कर सकने की शक्ति को एनिमल बिहेवियर एनोमली कहते हैं, और विशेष रूप से चाइना में इसमें काफी शोध हो रहा है। तो अब बात करते हैं उन 4 टर्म्स की जो एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। सबसे पहले फॉल्ट। फॉल्ट वो सरफेस है जिसके अलोंग दो अलग अलग तरह की चट्टानें एक साथ आती हैं। इन चट्टानों में इस सरफेस के अलोंग मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है, इस सरफेस के ट्रांसवर्स हो सकता है। और ये जो फॉल्ट्स हैं, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनकी बाउंड्री के अलोंग ज्यादा होते हैं, और भूकंप के समय जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन फॉल्ट सरफेसेस के अलोंग होती है। अतः जो भूकंप से नुकसान होने की संभावना है इन फॉल्ट्स के करीब में ज्यादा होती है। दूसरा, हाइपोसेंटर या फोकस। ये जमीन के अंदर का वो स्थान है जहां पर चट्टानें टूटती हैं और जहां से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं। आप कह सकते हैं कि हाइपोसेंटर या फोकस भूकंप का स्रोत है या एनर्जी का स्रोत है, जहां से कि भूकंप शुरू होता है। तीसरा, एपिसेंटर। भूकंप कहाँ आया, इस प्रश्न के उत्तर में आपको जो जवाब मिलता है, जो उत्तर मिलता है, वो भूकंप का एपिसेंटर होता है। एपिसेंटर
पृथ्वी की सतह पे वो स्थान जो हाइपोसेंटर से या फोकस से लंबवत ऊपर है, या फिर पृथ्वी के केंद्र और हाइपोसेंटर से गुजरने वाली रेखा जहां पर पृथ्वी की सतह को काटेगी, उस स्थान को एपिसेंटर बोलते हैं। रेखा गणित के नियमों के अनुसार ये स्थान हाइपोसेंटर से पृथ्वी की सतह पर सबसे नजदीकी स्थान होगा, और इसी वजह से एपिसेंटर के आसपास भूकंपीय कंपन सबसे तेज होते हैं। इसके आसपास भूकंप से नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। चौथा, सिस्मोग्राफ। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं, और इन रिकॉर्ड्स के आधार पर ही हमें पता चलता है कि एपिसेंटर कहाँ पे था, भूकंप का परिमाण कितना था, भूकंप में कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो भूकंप की ताकत या भूकंप में जो एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम रिक्टर स्केल में नापते हैं। रिक्टर स्केल, इसे 1934 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने डेवलप किया, इसलिए इसे रिक्टर स्केल कहते हैं। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है। लॉगरिथमिक स्केल मतलब जहां 1 लिखा हुआ है वो log 10 है, जहां 2 लिखा हुआ है log 100 है, जहां 3 लिखा हुआ है वो log 1000 है। तो अगर हम 1 यूनिट ऊपर जाएं तो एनर्जी रिलीज जो है वो 33 गुना बढ़ जाएगी। 0.2 अगर हम इस स्केल में ऊपर जाएं तो एनर्जी डबल हो जाएगी। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है, और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। इसमें जो हम परिमाण नापते हैं वो अरेबिक न्यूमरल्स में लिखते हैं, इंटीजर्स में लिखते हैं, 1.2, 5.6, 7.8, इस तरह से इसको हम डिपिक्ट करते हैं। भूकंप का परिमाण जो है वो अगर 2.5 से 5.4 के बीच में होता है रिक्टर स्केल पे, तो इसे माइल्ड अर्थक्वेक बोलते हैं। इसमें हल्का नुकसान हो सकता है, वैसे ज्यादातर स्थितियों में इस परिमाण के भूकंप में नुकसान नहीं होता है। अगर भूकंप का परिमाण 5.5 से 6 के बीच है रिक्टर स्केल पे, तो उसे मॉडरेट अर्थक्वेक बोलते हैं। उसमें हल्का फुल्का कुछ नुकसान हो सकता है। अगर भूकंप का परिमाण 6.1 से 6.9 के बीच पे है तो उसे स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक बोलते हैं। इसमें काफी नुकसान हो सकता है। और अगर भूकंप का परिमाण रिक्टर स्केल पे 7 या उससे अधिक का है तो उसे वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक बोलते हैं, काफी तीव्र अर्थक्वेक। और इसमें अच्छे बने भवनों को भी काफी नुकसान हो सकता है। और हाँ, आप भूकंप के परिमाण और भूकंप की इंटेंसिटी या तीव्रता के बीच में कंफ्यूजन मत करिएगा। कई बार इसे लेके कंफ्यूजन रहता है। परिमाण या मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। आप कहीं पर भी मापिए, परिमाण उतना ही रहेगा। जबकि इंटेंसिटी इंटेंसिटी जगह के साथ बदलेगी, क्योंकि ये भूकंप से हुए नुकसान को दर्शाती है। ये एपिसेंटर के पास अधिक हो सकती है। एपिसेंटर से जैसे-जैसे आप दूर जाएँगे तो इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे 60 वाट का बल्ब जल रहा है, आप कहीं से भी देखें वो बल्ब 60 वाट का ही रहेगा। पर उसकी रोशनी जैसे-जैसे आप दूर जाएँगे उसकी लुमिनेसेंस या रोशनी कम होती जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे आप एपिसेंटर से दूर जाएँगे तो इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, परंतु मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, चाहे आप एपिसेंटर से कितना भी दूर क्यों ना चले जाएं। अगर किताब से बाहर निकलकर असलियत की बात करें तो 1991 में उत्तराखंड में एक भूकंप आया था, जिसका एपिसेंटर उत्तरकाशी के आसपास था। इस भूकंप का परिमाण 6.7 था रिक्टर स्केल पे। इस भूकंप के कारण इस क्षेत्र में काफी बड़ी तबाही हुई। 700 से ज्यादा लोग इस भूकंप में मारे गए, 5,000 से ज्यादा लोग घायल हुए, और 20,000 से ज्यादा घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए। ये भूकंप बहुत लंबे समय के बाद आया था। हमारे सब कॉन्टिनेंट में काफी लंबे समय से कोई भूकंप नहीं आया था, जिसकी वजह से शायद हम लोगों ने भूकंप की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। और इस भूकंप में जिस तरह का नुकसान हुआ, उससे हम लोगों को ये पता चला कि भूकंप की अनदेखी हम पर भारी पड़ सकती है।
अतः भूकंप से बचाव का केवल एक तरीका है, संरचनाओं को भूकंप रोधी बनाना। क्योंकि भूकंप किसी को नहीं मारता, मारते हैं तो कमजोर घर। अगर हमारे घर ठीक से बने हैं, भूकंप सुरक्षित हैं, तो भूकंप केवल एक घटना बन के रह जाएगा, कोई तबाही या आपदा नहीं बनेगा। अगर हमको पता है भूकंप के समय क्या करना है, हम जानते हैं कि हमें ड्रॉप, कवर एंड होल्ड करना है, तो हमें भूकंप का से नुकसान नहीं होगा। हम भूकंप में भी सुरक्षित रहेंगे। भूकंप और नेचर के द्वारा दी जाने वाली चेतावनियों को समझने के लिए मैं आपको अपने उत्तराखंड के एक गांव की कहानी सुनाता हूँ। इस गांव में नन्हे रहता था। वो कक्षा 9 का स्टूडेंट था। उसकी दादी बड़े पुराने विचारों वाली थी। एक दिन सुबह 5 बजे थे। दादी जल्दी उठ जाती थी। उसने देखा कि आसमान में कौवे ऐसे उड़ रहे हैं जैसे उल्टे उड़ रहे हों। आस पड़ोस के सभी कुत्ते बेबाक रो रहे थे। वातावरण में अजीब सा सन्नाटा था। दादी समझ गई कि कुछ ना कुछ होने वाला है। उसने तुरंत आवाज लगाई, नन्हे, सबको जल्दी से उठा दे, भूकंप आने वाला है। नन्हे, जो साइंस का विद्यार्थी था और वो भी कक्षा 9 का, हंसकर बोला, दादी आप भी कैसी दकियानूसी बातें करती हो, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। ये देखो, मेरा अर्थक्वेक अलर्ट ऐप कुछ नहीं कह रहा। कुछ नहीं होने वाला, आराम से लेट जाओ। अभी नन्हे बहस कर ही रहा था कि धरती हिलने लगी। दादी ने वही किया जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिखाता है। उसने कहा, खिड़कियों से दूर हो जाओ, मेज और खाट के नीचे छुप जाओ। और नन्हे जो इधर उधर घबरा के भाग रहा था, दादी ने उसे अपने पास खींचा और उसे लेके मेज के नीचे छुप गई। कवर एंड होल्ड, ये दादी का अपना तरीका था। फिर जैसे ही भूकंप के झटके रुके, दादी ने सबसे कहा, चलो जल्दी से बाहर खुले मैदान में चलो, आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। ये सब देख गए नन्हे भौचक्का रह गया। उसने कहा, दादी आपने ये सब कैसे सीखा? तो दादी ने कहा, 1934 के भूकंप में मैंने यही सब देखा था। भूकंप की तरंगों को जानवर हमसे कहीं पहले महसूस कर लेते हैं और अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं। अब इसे तजुर्बा कहो या फिर देसी साइंस, और नन्हे ने मान लिया कि दादी की बात में दम है। तो कक्षा 9 के वॉरियर्स, नन्हे की तरह हमें भी सीखना होगा कि टेक्नोलॉजी जरूरी है, परंतु नेचर के संकेतों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये हमारा पारंपरिक ज्ञान है। और हाँ, हमारे देश में आपदा के लिए, इमरजेंसीज के लिए जो हेल्पलाइन है वो 112 है। कोई भी इमरजेंसी होने पर आपको 112 पर सूचित करना चाहिए। और हाँ, दादी जरूर जीत गई, परंतु असली विजेता वही है जो तैयार है। क्या आपके घर में कोई ऐसा देसी नुस्खा है जिससे आपदा का सामना किया जा सके, आपदा से बचा जा सके? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, लाइक ठोको, शेयर करो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बाढ़ की और जानेंगे वो 5 गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं। मैं पीयूष रौतेला। स्टे सेफ, स्टे देसी। नमस्कार, जय हिंद।